देन आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31 इज द राइट टू प्रॉपर्टी। मैं यही बता देता हूँ। आर्टिकल 31 इज व्हाट? आर्टिकल 31 इज राइट टू प्रॉपर्टी। हमारे देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो जो नेशनल मूवमेंट्स की जो लेगेसी थी, या जो ब्रिटिश के द्वारा दी गई हमें जो लेगेसी थी, जो उसने हमें किसानों को एकदम जर्जर हालात में लाकर छोड़ा, जब उनके ऊपर इतना इंटरेस्ट, इतना ब्याज, इतना कर्जा, उनकी ज़मीनें इनफर्टाइल, ये सब कुछ इतना करके दिया उन्होंने कि बहुत बुरे हालात में था हमारे देश का किसान। 1937 के इलेक्शन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इलेक्शन में वोट मांगने गए थे तो उन्होंने किसानों से वादा किया था कि भाई हम जो है जब देश आज़ाद होगा तो हम किसानों को जो है उनकी बेहतरी के लिए सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट है, हम एग्रीकल्चर के लिए पहले काम करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए आज भी आप देखते होंगे किसानों के आत्मदाह की खबरें मिलती हैं। पिछले 1-1.5 साल में तो किसान सबसे बड़ा मुद्दा था देश के अंदर, और मैंने कुछ ही देर पहले इसके बारे में बात की थी। किसानों के लिए अगर किसानों को हम चाहते कि उनके सही तरीके से अगर हम उनको डेवलप कर सके, अगर उनकी इनकम बढ़ा सके या बढ़ाए 1947 में जो प्रॉब्लम थी वो आज भी है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा पॉसिबल था, लेकिन जो नहीं हो पाया ये एक थोड़ा सा रहा, फेलियर रहा। इसका रीज़न ये कि सबसे पहले जो है किसानों की हालत को ठीक करने के लिए हमें अपने देश में सही से लाने थे लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि हमारे देश में आज भी ये हालत कही जाती है कि 80% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ की ज़मीन भी नहीं है, और 20% किसान ऐसे हैं जो बाकी सारी ज़मीन लेके बैठे हुए हैं। मतलब मेजॉरिटी जो ज़मीन है, अब उसका फिगर आउट तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ इतना पता है कि 80% लोग हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी ज़मीन, 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम की ज़मीन है, बाकी 20% के बाद रिमेनिंग ज़मीन है। और जितनी ज़मीनें किसानी के लिए आज की डेट में हमारे देश में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनइक्वालिटी ऑफ लैंड्स है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो ज़्यादा किसानों के का फ़ायदा नहीं कर सकते। और हमारे देश के अंदर जो है मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी किसान है। हमारे देश के अंदर जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन में कौन? किसान। आज भी सबसे बड़ी पॉपुलेशन कौन? किसान। 50% के अराउंड जो लोग आज भी हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उनकी जो इनकम है वो कितनी है? इनकम भी जो है 16-17% की इनकम आती है उनकी। और ये तब के हिसाब में तब भी ऐसा ही, तब ये था कि तब तो इनकम खैर ज़्यादा आती थी, नो डाउट, लेकिन इनकम थी बहुत कम। तो उनके इनकम को बढ़ाने के लिए पहले तो उनके पास ज़मीन पर्याप्त होनी ज़रूरी है। ज़मीन ही नहीं है तो फिर वो किसानी करेंगे कैसे? और किसी और की ज़मीन पे जो है, ज़मींदार की ज़मीन पे वो कर रहे हैं, और ज़मींदार ने धोखे से, डरा के, मजबूर करके जो है ज़मीनें छीनी हुई है। ये सबको पता था, ये हकीकत थी। ज़मींदारी सिस्टम हो गया आपका, रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम हो गया। इन सिस्टमों ने जो है इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया देश के किसानों को। और उन सारे किसानों को एक एट पार लेके आने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि जितने भी लैंड कुछ लोगों के हाथ में जो बहुत ज़्यादा लैंड से और किसी के पास कुछ भी नहीं थी, पहले उसको इक्वलाइज करना, सबको एक समान, एक स्टेज पे लेके आना, एक बराबर लेके आना। और इसके लिए सबसे पहले देश में क्या ज़रूरी था कि लैंड रिफॉर्म्स। जब सबके पास पहले तो भाई मतलब कि अब 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो 70 लोगों की इनकम कहाँ से आएगी? इनकम हो ही नहीं सकती। और 30 लोगों के पास ही सारी ज़मीन है, तो पहले उन 30 लोगों के पास जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो एक्स्ट्रा ज़मीन उन बाकी 70 लोगों में बांटी जाए। अब सबके पास ज़मीन आ जाएगी, तो ज़मीन के बाद अब खेती कैसे जैसे बढ़ेगी, उसके तौर तरीके कि हम भाई अच्छे बीज का इस्तेमाल करें, अच्छे हम जो है खाद का इस्तेमाल करें, या हम जो है नए तकनीक के माध्यम से जो है खेती को जो है आगे बढ़ाएं। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये बाद की चीज़ें हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले था ज़मीन सबको बांट के देना। और हमारे देश के अंदर आपको पता है 565 से ज़्यादा रियासतें थी, और उन रियासतों के पास ही सबसे ज़्यादा ज़मीन थी। और वो सारी रियासतें जो भारत में आई, तो वो आई इसी कंडीशन पे कि हमें पता है कि अगर हम आपके साथ मिल गए तो सरकार हमारी सारी ज़मीन कब्जा लेगा, तो हमारी ज़मीन को बचाने के लिए हमारे पास कौन सा अधिकार होगा, ये बताओ। तो इसीलिए रजवाड़ों के कहने पे, रियासतों के कहने पे, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि हम अभी नए नए बने ही थे, हम
किसी भी वर्ग को जो है असंतुष्ट करके नहीं चल सकते थे। वक्त के हिसाब से हम हर चीज़ को जो है बेहतर करते 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 आगे बढ़ते, एकाएक हम नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने देश के राजाओं को भी नाराज़ नहीं किया, उन जमींदारों को भी उतना नाराज़ नहीं किया, और हमने क्या कर दिया, आर्टिकल बना दिया राइट टू प्रॉपर्टी। किस राइट को, इसको क्या बना दिया, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। एक तरफ किसानों से हमने वादा किया हुआ है लैंड रिफॉर्म्स का, एक तरफ हमने किसानों से वादा किया है कि ज़मींदारों से जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वो लेकर हम आप लोगों को देंगे, और दूसरी तरफ हम ज़मींदारों को ये वादा कर रहे हैं कि अगर आपका ज़मीन आपसे कोई छीनेगा तो आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके 226 का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सरकार अपने आप को फंसाने के खुद ही 2 तरीके जो है बनाकर बैठी हुई है, और ये मजबूरी भी है, क्योंकि हमें किसानों को भी साथ लेके चलना है और हमें रियासतों को भी साथ में लेके चलना है। मतलब यू कैन सी द कंडीशन। अब एक यहाँ पे ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट का दिमाग जो है वो पागल होगा नहीं होगा, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि अब बताओ कैसे विकास होगा। अब देखो समस्या कैसी आती है प्रैक्टिकली, पता ही है आप लोगों को, मगर मैं एक बार थोड़ा सा आपको मैं और इन्हेंस कर देता हूँ। अब सरकार को जो है, सरकार की तरफ से सोचते हैं, पहले सरकार को जो है ये रेलवे लाइन लेके जानी है, और यहाँ पर जो है जसवंत सिंह शेखावत का बंगला है या उसका खेत है, और यहाँ से हमें रोड निकालनी थी, लेकिन ये जो बंगला है, ये जो खेत है, ये बीच में आ गया, खेत मान लेते हैं, अब ये बीच में आ गया। अब सरकार कहती है कि भाई ये ज़मीन हमें चाहिए, हम यहाँ से निकालेंगे सड़क या रेलवे, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम देंगे ही नहीं। ये हमारे किसी तीसरे चौथे पूर्वज जो है उनकी आखिरी निशानी है, और जाते जाते माँ कह के गई थी कि बेटा चाहे ज़मीन बिक जाए लेकिन ये ज़मीन नहीं बिकनी चाहिए, तो ये ज़मीन तो हम ना देंगे। सरकार ने कहा कि यार देखो, हज़ारों करोड़ रुपए का हमारा काम है, मानो यार रुक जाएगा यार, रेलवे बिछानी है यार, यहाँ यूपी से बिहार कनेक्ट नहीं हो रहा है, बिहार से बंगाल कनेक्ट नहीं हो रहा है, यही ट्रैक जो है आगे जोड़ेगी सबको। उन्होंने कहा ना, ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है सर, जिद करोगे तो हम 32 के तहत चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। कह रहा चला जा सुप्रीम कोर्ट, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो ये ज़मीन लेके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये भागते भागते गया, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मालिक ये जो है हमारी ज़मीन छीन रहे हैं, और देखो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, या राइट टू प्रॉपर्टी। कोर्ट मजबूर है, कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ज़मीन कैसे छीन रहे हो तुम इसकी, या तो कानून बदलो या तो ज़मीन दो। अब जितनी बार भी सरकार कोई चीज़ करे, भाई रेलवे का ट्रैक निकलेगा, रास्ता निकलेगा तो ज़मीन से ही ना, ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, और हमने इन्हें राइट टू प्रॉपर्टी दे रखी है, फंडामेंटल राइट। जब भी कोई बवाल होता है तो ये, इसकी वजह से ना सरकार की पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो पा रही थी, और ना ही जो है सरकार किसानों को जो है फ़ायदा दे पा रही थी। किसानों को भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, किसान भी नाराज़ हो गए, इनसे ज़मीन ले ही नहीं पा रहे थे। सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, कहा कि चाहे कुछ हो जाए, नेहरू जी ने कहा कि मैंने वादा किया है किसानों से, यार मेरी जुबान की भी यार कुछ कीमत समझो यार तुम, मैं यार जुबान दे के आया हूँ उन लोगों को, मानो मेरी बात। लैंड रिफॉर्म्स का एक्ट पास किया गया, और कहा गया कि देखिए हम किसी के साथ अन्याय नहीं चाहते हैं, तो किसानों के साथ कैसे अन्याय करेंगे हम चाहते हैं कि जिनके पास 100 लिमिट से ज़्यादा, जैसे कि कहा गया था कि जैसे 30 एकड़ 5 एकड़ से, जैसे फॉर एग्जांपल 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है वो सरकार अपने अंदर ले लेगी, सरकार उन सारी ज़मीनों को इकट्ठा करेगी और किसानों में बांट देगी। इन लोगों ने क्या कर दिया, किसी के पास 30 एकड़ ज़मीन है, अब उसको पता है कि 30 एकड़ में से जो है मेरी 5 एकड़ ही मेरे पास रहेगी, और बाकी जो है 30 एकड़ में बाकी जो 25 एकड़ है वो सरकार ले लेगी। इसने क्या कर दिया, इस 25 एकड़ को जो है वो अपने किसी दूर के दोस्त को, किसी दूर के भाई को, किसी दूर के चाचा को, किसी दूर के फूफा को, किसी दूर की बहन को 5-5 एकड़ जो है सबको दे दिया। देख रहे हो कितना तेज है सरकार आ रही है पॉलिसी लेकर, इसने पॉलिसी चेंज कर दी, ला कर ले अब और सबको।
और कह रहे हैं कि देखिए पिताजी का आखिरी सपना था कि ज़मीन जो है बराबर बंटनी चाहिए सब में, किसी के साथ एक, सबको कह दिया कि बाबू देख करवा रहे हैं तेरे नाम पे, लेकिन बाद में। दूसरा क्या एक तो चलो ये तो किया ही किया इसका भी सरकार ने तरीका ढूंढ लिया, वो मैं बताऊंगा। वो बेसिकली क्या है, कुछ बात कहीं और की है, इसीलिए यहाँ बताने में फिर थोड़ी दिक्कत होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में डील किया जाता है ऐसा मैटर। दूसरा मैटर क्या हो गया कि किसानों ने, कुछ जेन्युइन लोगों ने कहा कि ठीक है हम लैंड देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये 5 एकड़ जो है हम, जैसे एक कानून इसमें ये भी था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला पार्ट, बस ये वाला पार्ट, एक कानून ये भी था कि जैसे आपको क्या करना है, एक तो ये है कि आपको ज़मीन का हिस्सा देना है। दूसरा है टेनेंट, जो लोग आपके यहाँ काम करते थे, जो लोग आपके यहाँ पे क्या करते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे, उन सब लोगों को भी जो है अपने ज़मीन के हिस्से में से एक हिस्सा उनको देना है। सबको, जितने भी जो जुताई का काम करते थे उन सबको जो है ज़मीनें देनी है। ये लोग क्या है, ये इतने मजबूर लोग, इन्होंने पहले से कर्जा ले रखा था। इन्होंने कहा कि बाबू टीलू देखो 2 एकड़ ज़मीन तुम्हारे नाम पे बनती है, सरकार का आदेश है, और हम एकदम ईमानदार इंसान हैं टीलू तुम जानते हो हम एकदम वचन के पक्के हैं, जो भी ज़मीन तुम्हारी बनती है हम तुम्हें पूरी की पूरी ज़मीन देंगे। तो टीलू हम सोचते थे एक बार हिसाब हो जाता तो उसके बाद हम तुम्हें ज़मीन दे देते, तो उसके बाद फिर काम हो जाता। देखो 2 एकड़ जो ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत जो है 50,000 रुपये है। एक बार तुम हमसे 12,000 रुपये लेके गए थे, उसके बाद तुम्हारी मेहरारू आई थी, वो 8,000 रुपये लेके गई थी। तुम छुटका का जो है इलाज करवाना था तो 10,000 रुपये तुम उसको लेके गए थे, और अभी हाल ही में तुम जो है कोई त्योहार के लिए भी जो है 5,000 रुपये हमसे लेके गए, 35,000 रुपये। 50,000 का ज़मीन है, ठीक है, हम वो तुम्हें ज़मीन दे रहे हैं, बस उसमें सब हमें 35,000 रुपये हमारे वापस कर दो। कर मालिक हम कैसे करेंगे, वो हमारे पास पैसा है नहीं मालिक, कुछ नहीं है, अब तुम ज़मीन लो ना, ज़मीन को कहीं बेच दो, पैसा चुक जाएगा, कर्जा ख़त्म हो जाएगा, तो दिमाग से काम कर पाओगे हल्के मन से। समझ रहे हो टीलू टेंशन में है। टीलू ने कहा यार बात तो सही है, देखो जब तुम मुसीबत में थे टीलू तो हम तुम्हारी मदद किए कि नहीं किए, आज हम मुसीबत में हैं, सरकार का आदेश है ज़मीन देना पड़ेगा। एक तो हमारी ज़मीन हमारे पास नहीं रही, लेकिन कोई नहीं तुम्हारा हक बनता है, हम तुम्हें देंगे। नहीं टीलू हमें अब पैसा चाहिए। कह तो मालिक क्या करे, पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो ये काम करो टीलू, ये जो तुम्हें 50,000 की जो ज़मीन हमें देनी है ना, ये ज़मीन हम रख लेते हैं, बदले में तुम्हें हम 15,000 रुपये दे देते हैं। 35,000 का कर्जा खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और 15,000 रुपये तुम्हें जो है हम दे देते हैं। हमारा ज़मीन बच जाएगा, तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा, 15,000 रुपये तुम्हारे पास जो है खुदरा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा। टीलू ने कहा कि ठीक है मालिक, यही कर दीजिए। तो इन लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं से जो है अपने ज़मीन अपने बचा ही लिए, कहीं रंगदारी से, कहीं बाहुबली नेताओं के दम पे, कहीं अपनी जान पहचान के दम पे बचा लिया, कहीं कोर्ट के केसेस में इतना फंसा दिया, बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने। और इस वजह से जो है जो ज़मीनें जिनके पास थी वो उनके पास ही रह गई, वरना ऐसा संभव है क्या। हम देखते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, हम देखते हैं, मतलब ठीक है प्रॉपर्टी अच्छी बात है, बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा रहे और रहे। हम तो चाहते हैं कि सबके पास भर भर के प्रॉपर्टी हो, खूब प्रॉपर्टी होनी चाहिए सबके पास। ये 1 एकड़ 2 एकड़ क्या चीज़ है, कम से कम 200 एकड़ होनी चाहिए सबके पास, भर के वो लैंड। लेकिन मैं अभी देखता हूँ हरियाणा, मतलब दिल्ली के अंदर देखता हूँ कि अभी भी लोगों के पास जो है 40 50 एकड़ ज़मीन है, और कब से चला रहे होंगे, 47 के बाद ही आ गया था लैंड रिफॉर्म्स, और तब से लेकर ज़मीन आज तक इनके पास है, आज तक ज़मीनें ये लेकर बैठे हुए हैं। और 70 100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन लेके बैठे हुए ये लोग, छोटा मोटा ज़मीन लेके नहीं बैठे, बहुत ज़मीन है इनके पास। अभी पीछे वाला जो देखा था, कितना ज़मीन यार, इतनी ज़मीन जो है ये लोग लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये क्या कि आज तक ये बचा के निकाल के लेके आ गए, इनकी ज़मीन को कोई नहीं हाथ लगा पाया, और आज भी इतनी ज़मीनें लेकर बैठे हुए हैं लोग। क्या बोलूँ मैं, किस वर्ग का नाम लूँ, लेकिन हकीकत है। इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने अपनी ज़मीनें बचा दी। और हकीकत ये है, भारत की क्या हकीकत है कि चाइना के पास
हमारे जितना पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, बट ज़्यादा भी नहीं है। हम कुछ सालों बाद हम चाइना को बाईपास कर देंगे। हमारे नौजवान दिन रात अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि कुछ वर्षों में जो है चाइना को बाईपास करके हम निकल जाएंगे। ठीक है, कहीं तो हम नंबर 1 है ना, नंबर 1 आना ज़रूरी है यार। ठीक है, तो हमारे जो लोग हैं वो बहुत जल्दी जो है मतलब निकल जाएंगे इसके अंदर। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि चाइना के पास जो ज़मीन है, चाइना के पास 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन ऑन एन एवरेज है, और पॉपुलेशन उसके पास जो है वो लगभग 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है ज़मीन लेके बैठा हुआ है चाइना। पॉपुलेशन उसकी मान लो कि 1.5 बिलियन हो गई। ठीक है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। हमारे पास जो है इंडिया के पास उससे 3 गुना कम ज़मीन है। हमारे पास कितना है? 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। इतनी ज़मीनें हमारे पास है, और पॉपुलेशन लगभग हम बराबर ही है। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो काउंटेड है, बाकी क्या पता काउंट करे तो पार ही कर चुके हो। लेकिन ये मतलब पॉपुलेशन बराबर है। इतने धरातल पे, जितने धरातल पे हमने रखा हुआ है, इससे 3 गुना ज़्यादा धरातल पे चाइना बैठा हुआ है। या यूँ कह लो कि चाइना की पॉपुलेशन को उठा के अगर हमारे देश में डाले तो क्या हिसाब किताब होगा यार। हम उतनी पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं। ऐसे में ज़मीनों का कम कितना होना ये साफ दिख रहा होता है। ज़मीन हमारे पास पहले से ही कम है, और ऐसे में कोई इंसान अगर 100 एकड़ लेके बैठा होगा और किसी का 1 एकड़ नहीं होगा तो मसला होगा नहीं होगा, लड़ाई होगी नहीं होगी, कंजेस्टेड एरिया होंगे नहीं होंगे। आज इतना कंजेस्टेड क्यों है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कितनी जल्दी फ्लैट सिस्टम क्रिएट हो गए। अब हमारे पास गांव मोहल्ले के एरिया के अंदर फ्लैट सिस्टम जो है स्टार्ट होने की बात हो रही है। बताओ क्यों हो रहा है फ्लैट? एक ही फ्लैट में 3-3 ऑनर क्यों है? ज़मीन कम है भाई। और ये ज़मीन इतनी कम होने के बाद जो है, और उसमें ज़मीन कम का इम्पैक्ट इस पे तो रहन सहन पे तो हो ही रहा है। सोचो किसानों पे क्या बीत रही होगी। और नेहरू जी ने यही सोचकर लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इन लोगों ने फिर भी बिगेस्ट फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे बहुत बड़ा फेलियर था ये। सरकार जानती है इस बारे में, मैं क्या ही बोलूँ। लैंड रिफॉर्म्स में बड़ा फेलियर करके गए। लगातार ज़मीनों के ऊपर इतने केस बढ़ते गए। इन्होंने कोर्ट में इतने केस डाल दिए कि सरकार परेशान हो गई। अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रही थी। लैंड रिफॉर्म्स तो बहुत दूर की बात, इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रही थी पॉलिसीज़ को। तो सरकार को फिर क्या करना पड़ा? कानून में बदलाव लाना ही पड़ा। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया सरकार के द्वारा। और एक ऐसे शेड्यूल में, पहले हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल थे, और एक नया शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल 9। और शेड्यूल 9 में बनाया गया सर्टन एक्ट्स एंड वैलिडेशन। मतलब कि कुछ ऐसे कानून जो इसमें डाल दिए जाएंगे तो उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू क्या है? नहीं होगा, नॉट अलाउड। तो लैंड रिफॉर्म्स के जितने भी कानून बनाए गए, उन सारे कानूनों को उठा के क्या कर देते थे? शेड्यूल 9 में रख दिया जाता था। और शेड्यूल 9 में रखने के बाद क्या है कि आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। अब लैंड रिफॉर्म्स को लेकर अगर कोई कानून है और उसकी वजह से अगर आपकी ज़मीनें जा रही हैं, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस ही नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपका कोई और मैटर है तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी आपके पास मौलिक अधिकार है, आप अपने मौलिक अधिकार के तहत जो है जाइए कोर्ट में, बिल्कुल कीजिए। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स अगर सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है तब नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए तो ये प्रॉब्लम टल गई, लेकिन फिर भी केसेस रुके नहीं, फिर भी केस बढ़ते चले गए। और बाद में जो है 1977 में जाकर फाइनली जो है मोरारजी देसाई की सरकार आई, और उन्होंने जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया, और एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है बनाकर उसे आर्टिकल 300A के अंदर शिफ्ट कर दिया। फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर ये है तो
आपके पास पावर है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वो भी आर्टिकल 32 के तहत, और आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। और भाई ज़मीन सबको प्यारी होती है, भाई सब लोग सुप्रीम कोर्ट ही भागेंगे, हाई कोर्ट ही भागेंगे, और कहाँ जाएंगे, सब पहुंच जाते थे। इसीलिए तो हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस किसके हैं? लैंड्स के। और लैंड्स के केसेस जो है वो 1-2 दिन में फरियाते नहीं हैं, उसमें 50-50 साल लग जाते हैं, 100-100 साल लग जाते हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो 1 सेंचुरी पार कर गए, और तब भी मसले पे समाधान नहीं निकला। कोई एक पहली बात तो डेट जल्दी नहीं मिलती, डेट अगर जल्दी मिल भी गई तो उसके अंदर जो है अपील का भी है, और अपील करते 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 इतना टाइम लग जाता था। और एक मसला ये कि ज़मीन के मामले में कोर्ट इतनी जल्दी सुनवाई कर ही नहीं सकता, उसके अंदर जो है ज़मीन की पूरी नापी होती है। जब तक वहाँ का जो है तहसीलदार या वहाँ का जो गांव का जो मुखिया तो खैर उतना नहीं, खैर मैं बोलूँ, लेकिन मुखिया भी कॉन्फिडेंस से लिया जाता है। अगर वहाँ के नायब तहसीलदार ने अगर जब तक नहीं लिख के दे दिया कि हाँ भाई ये हमारी मापी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ये जितने भी लैंड से जो जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो हैंडल नहीं करेंगे जब तक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि भाई वो चीज़ें पूरी बारीकी से देखना पड़ेगा। और लैंड्स के डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि भाई साहब मतलब हालत ख़राब हो जाती है उनको स्टडी करने में, क्योंकि इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और पहले के टाइम में कौन रखता था डॉक्यूमेंट होते हैं संभाल के। आज ज़मीनों की इतनी कीमत हो गई ना, उस वक्त तो ज़मीन हमारे सामान से भी सस्ते थे, हमारे ये मोबाइल लैपटॉप से भी तो बहुत सस्ते थे। तो इसी वजह से लोग उतना नहीं, हाँ ये था कि ज़मीन के लिए मारामारी रही है, लेकिन इतनी नहीं रही है जितनी कि अभी है। तो इसीलिए लोग उतना डॉक्यूमेंट्स को नहीं संभाल के रखते थे। डॉक्यूमेंटेशन की तो आदत खैर हमें हैबिट ही नहीं है, इंडिया को ये हैबिट कभी रही नहीं है। कागज़ पत्तर संभाल के रखना का काम करेंगे क्या हम, हैं? तो बस ये काम हम करते ही नहीं है हमारे लोगों की हैबिट है। इन्फॉर्मेशन कभी कभी करेक्ट इनकरेक्ट का मसला हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुँह जबानी काम चलता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज़ सच है कि भाई इस चक्कर में क्या बहुत दिक्कतें हुई, बड़ी दिक्कत। मैं खुद एक लैंड का केस था हमारी फैमिली का, मैं उस केस के लिए मतलब मैंने दादाजी के साथ एक बार बैठा मैं उसको स्टडी करने के लिए, और भाई साहब वो केस भी इसी ज़माने का ही है, मतलब 70s का केस था, 70s 80s का केस था। मेरी हालत ख़राब हो गई उसको स्टडी करते करते, मेरी सारी लॉ की नॉलेज वो जो है वहाँ पे धरी की धरी रह गई हो ऐसे मतलब ये तो इतना पता नहीं कौन कौन सी जजमेंट्स क्या क्या थी उसके अंदर, और इतना ऐसी लैंग्वेज, पानी पड़ गया है उसके ऊपर, पानी से वर्ड्स फैल गए हैं। अब उसको बारीकी से जो है जज एनालाइज करता है, देखता है कि क्या कैसे है। और ज़मीन का मामला है, अगर सोच रहा एक पक्ष को दे दिया फैसला तो दूसरा कपार फोड़ देगा, और दूसरे को दे दिया तो पहले वाला प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसमें क्या हमेशा जज के ऊपर भी रहता था कि नहीं यार इंसाफ प्रॉपर, इसलिए टाइम लगता है इसमें। इसलिए केसेस 77 में जाके फाइनली से छुटकारा मिला, और राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया।